मेरे ऊपर अटैक हुआ था 2022 में। उस टाइम मैं लगभग 15 साल की थी। अचानक से एक लड़का था और वो आने लगा मेरे रास्ते में। उस रात पता नहीं मैं बहुत खुश भी थी, मतलब मैं इतना खुश थी जैसे लग रहा है कि मैं बता नहीं सकती। बस इतना पता है कि मैं खुश थी उस दिन, क्योंकि मेरे मम्मी उस दिन मशीन भी लाई थी मेरे लिए। मुझे पसंद था कि अपना जो होता है ना गुड्डा गुड्डी खेल, तो अपने बहन के साथ खेलती थी। इंतज़ार कर रही थी सुबह के कि कब सुबह होगी और इसे मैं पूजा करके चलाऊंगी, लेकिन शायद मेरी किस्मत में नहीं था ये। उसी रात को अचानक से 12 बजे आया और मेरे ऊपर अटैक कर दिया। मैं उस टाइम एक झटके के लिए शायद मैं सपने में खो गई थी कि नहीं, शायद मैं बुरी सपना देख रही हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है मेरे साथ। डॉक्टर को भी नहीं पता था कि लड़की को बचा पाऊंगी या नहीं, इसलिए। आप बहुत हिम्मती हैं, बहुत हिम्मती हैं और बहुत हिम्मत के साथ आप आगे बढ़ रही हैं। एक वो दौर था जब आप 15 साल की थी, मात्र 10th क्लास में थी, आपके ऊपर अटैक हुआ। 8 महीने आप हॉस्पिटल में रही, आपने मरने की सोची, सुसाइड करने की। एक आज का दौर है, कितना फ़र्क देख रही हैं इन दोनों ज़िंदगी में? सर मुझे तो बहुत लगता है और मेरे फैमिली को भी लगता है कि जो वो पहले वाली काजल थी और ये काजल में बहुत अंतर। जिस लड़के ने आपके ऊपर अटैक किया तो उसका क्या हुआ? पुलिस लोगों ने उसे पकड़कर उसी सुबह को 7-8 बजे उसको जेल में डाले थे। आप संतुष्ट हैं कार्रवाई से कि न्याय मिला है आपको? नहीं सर, एक किसी को कुछ खरोच हो जाता है ना, कुछ लग जाता है तो उसको कितना दिक्कत होता है, जलन होता है। जो पूरा जितना मेरा गया है उस पूरा झेलना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। क्या चाहती हैं आप, क्या होना चाहिए उसके साथ? एक तो मन करता है मुझे भी कि मैं भी उसको ऐसा डाल दूं ताकि उसको महसूस हो कि ये दर्द कैसा होता है, लेकिन मैं ऐसा कर नहीं सकती हूँ क्योंकि ये चीज़ मैं भी झेल चुकी हूँ। आप अपनी बात बता रही हैं और मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं सुन के। केवल उस चीज़ को एक आम इंसान महसूस भी नहीं कर सकता है, जो पीड़ा, जो दर्द आपने सहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अनुज श्रीवास्तव। आज का पॉडकास्ट हमारा बेहद खास होने जा रहा है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हमेशा आपने देखा होगा अलग अलग हस्तियों से हम बात करते हैं, अलग अलग गेस्ट आते हैं हमारे मंच पर, लेकिन आज बेहद खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ एसिड अटैक विक्टिम काजल यादव जी मौजूद हैं। और अगर आपको हिम्मत देखनी है, आपको हौसला देखना है, तो आप ये पॉडकास्ट ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जो बातें निकल कर सामने आएंगी वो शायद ही आपने कभी सुनी होंगी। काजल जी, बहुत स्वागत है आपका, आपने समय निकाला, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आप अपने बारे में बताएं दर्शकों को। मेरा नाम काजल यादव है और मैं बिलोंग करती हूँ झारखंड से। और मेरे ऊपर अटैक हुआ था 2022 में, 2022 में अगस्त। और उस टाइम मैं लगभग 15 साल की थी, 15 साल के प्लस थी। और मैं पढ़ाई करने जाती थी अपने गांव से दूसरे गांव में, कोचिंग के लिए जाती थी। उस टाइम मैं 10th के लिए मैं मतलब रेडी कर रही थी कि एग्ज़ाम दूंगी, और उसके लिए मैं सुबह सुबह उठ कर, नहीं शाम को जाती थी, 2 टाइम जाती थी कोचिंग। एक मैं अपने गांव के पास में ही, दूसरा मैं अपने दूसरे गांव में। तो मैं अकेले जाती थी और मुझे बीच में कोई दिक्कत नहीं हुआ, आराम से पढ़ाई करने गई। फिर अचानक से एक लड़का था और वो आने लगा मेरे रास्ते में। जो टाइम में मैं जाती थी वही टाइम में फोकस करना, और दोनों टाइम मतलब कि जाते समय भी आते समय भी रहता था। तो मैं भी सोचती थी कि यहाँ पे क्या करता है, और मेरे मन कर रहा था कि मैं इससे पूछूं कि अगर ऐसे रहेगा ये जगह पे तो लोग मुझे देखेंगे तो कुछ अलग सोचेंगे। मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैं फिर उससे थोड़ा डर भी रही थी कि मैं पूछूंगी तो ये कुछ बोलेगा या तो कुछ इसका मन में अलग चलेगा। लेकिन अचानक वही मेरे साइकिल रोककर और बोल दिया कि मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, तुम्हें करना पड़ेगा। मैं इस टाइम काफ़ी डर गई और मैं अपने घर पे आ गई वापस। घर पे आने के बाद सोची कि मैं किससे शेयर किया मतलब करूँ, लेकिन एक मन किया मम्मी से बोलूँ, फिर सोचेगा मम्मी से बोलूँगी तो शायद मतलब एक होता है ना कि ये सब के बारे में कुछ पता चलता है तो कोचिंग वगैरह, मेरे मन में डर था कि कोचिंग ना छूट जाए मेरी, बोल देंगे कि मतलब मत जा पढ़ाई के लिए। और मैं सबसे घर में बड़ी हूँ, इसलिए मेरे मुझसे बड़ ना भाई ना बहन कोई नहीं थे, तो मुझे कुछ समझ भी नहीं आया। और फिर उसी टाइम मैं नहीं बोल पाई किसी से। आपकी उम्र तब 15 साल थी और आप 10th में थी? हाँ। अच्छा। 15 साल थी, 15-16 साल। आपने फिर घर में नहीं बताया किसी को? फिर क्या हुआ?
फिर उस टाइम मैं नहीं बताई, फिर 2 दिन कोचिंग छोड़ दिया इसी की वजह से। लड़के की वजह से? हाँ, फिर उसके बाद फिर से गई तो लड़का ने फिर आकर बोल दिया कि अगर बात नहीं करेगी तो मैं तुम्हारा भाई को मार दूंगा जान से। अच्छा। हाँ, तो मैं डर गई कि मतलब ठीक है, मेरे ऊपर आ रहा था, मुझसे जो भी उसका कहना था बोल रहा था, लेकिन मेरा फैमिली के ऊपर जा रहा है ये धीरे धीरे। तो मैं अपने घर पे आकर मैं मम्मी से बोल दिया डर से कि मतलब ऐसा बात है, मैं इतना दिन से नहीं बता रही थी, मेरे मन में ये डर था। मम्मी ने पापा को बोले, पापा ने मेरे हमेशा बाहर रहते हैं, तो पापा को तो टाइम लग जाता 2-3 दिन आने में, लेकिन पापा ने बोले कि जो मेरा भाई है, मेरे अंकल, उनसे जाके बोल दो कि ऐसा मतलब कौन है लड़का और ऐसा क्यों कर रहा है, उसके फैमिली से मिले और उसको चेतावनी दे कि सही नहीं है उसके लिए। फिर उसके घर जाने के लिए अंकल को बोला गया, मेरा मम्मी बोलने गई तो अंकल ने उल्टा मेरी गलती गिरा दिए कि नहीं काजल पढ़ाई करने नहीं जाएगी और उसको कुछ दिन के बाद उसको शादी कर देंगे, कि मेरा नाक कट जाएगी अगर किसी को बोलेंगे तो कि उसका भतीजी को मतलब कि कोई लड़का मतलब परेशान करता है तो मेरी इज्जत खराब हो जाएगा। तो मेरे मम्मी ने वहाँ से वापस आ गए, उसी टाइम से बातचीत भी बंद हो गया अंकल से। मम्मी ने खुद मतलब फैसला लिया कि मैं खुद से जाकर कंप्लेन करूँगी उसके नाम से। तो मेरे मम्मी गई, कंप्लेन किया थाने में और पुलिस लोग गए उसके घर पे, लेकिन लड़का नहीं था, वो कहीं भाग गया था। फिर पुलिस लोग बोले कि अब टेंशन लेने की बात नहीं है, मतलब कुछ नहीं करेगा, अगर वो डर से भाग सकता है तो क्या ही करेगा वो। तो मैं फिर से पढ़ाई शुरू कर दिया। फिर अचानक से जब मेरे एग्ज़ाम के टाइम आई 3 महीने के बाद जी, तो वो लड़के ने अचानक से, मैं सो रही थी और उस दिन मैं काफ़ी खुश थी कि मेरी 8 अगस्त को एग्ज़ाम था, 4 अगस्त को मतलब आया था मेरे ऊपर अटैक करने। उस रात पता नहीं मैं बहुत खुश भी थी, मतलब मैं इतना खुश थी जैसे लग रहा है कि मैं बता नहीं सकती, बस इतना पता है कि मैं खुश थी उस दिन, क्योंकि मेरे मम्मी उस दिन मशीन भी लाई थी मेरे लिए। मुझे पसंद था कि अपना जो होता है ना गुड्डा गुड्डी खेल, तो अपने बहन के साथ खेलती थी। उसके लिए मम्मी लाई तो मैं उसे मतलब कि पूरा सेट किया और इंतज़ार कर रही थी सुबह के कि कब सुबह होगी और इसे मैं पूजा करके चलाऊँगी। लेकिन शायद मेरी किस्मत में नहीं था ये। उसी रात को अचानक से 12 बजे आया और मेरे ऊपर अटैक कर दिया। रात में 12 बजे? हाँ, मैं आपके घर आ गया? हाँ, क्योंकि आगे का जो गेट था वो लगा हुआ था और पीछे से 3-4 फीट का दीवार था, उससे मतलब तड़प कर आया और मैं साथ में मम्मी के साथ में सो रही थी। और अचानक से उस टाइम 11 से 12 बज रहा था। पता ही होगा कि गाँव में जल्दी सो जाते हैं, तो पता नहीं चला और अचानक से मेरे ऊपर डाले, साथ ही मेरी मम्मी भी सोई थी, तो उनको भी लगा, मतलब कि फेस पे नहीं लगा, बाकी बॉडी पे लगा है, हाथ में, बाकी और कभी। बाकी मेरे फेस पे जब ये सब आया तो मैं उस टाइम एक झटके के लिए शायद मैं सपने में खो गई थी कि नहीं शायद मैं बुरी सपना देख रही हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है मेरे साथ। लेकिन उस टाइम मैं बिल्कुल ही बाहर आ गई और जो रूम में थी, बिल्कुल जो होता बेड था वो बिल्कुल ही जल गया था, बिल्कुल आग जैसा जल रहा था। और वो चीज़ मैं बता नहीं सकती, बस महसूस कर सकती बताते समय कि उस टाइम मेरे ऊपर क्या बीत रही थी। बस इतना पता है कि उस टाइम मुझे ऐसा लग रहा था कि ऐसा कुछ चीज़ आ जाए जो मतलब जैसे होता है ना कि पानी में गिरा। लेकिन मैं उस टाइम किसी को समझ भी नहीं है कि इसके ऊपर ऐसा क्या डालना चाहिए ताकि इसको थोड़ा सा आराम मिले। और जो मेरे गांव थे, मतलब सोसाइटी लोग जो अगल बगल थे, उन लोग सब लोग अपने छत पे से देख रहे थे, क्योंकि उन लोग ही उन लड़का को मतलब कि हेल्प किए थे। अच्छा। वो लड़का को मेरे घर भी नहीं पता था, और इसलिए क्योंकि 1-2 लोग मेरे गांव में मेरे घर से प्रॉब्लम होता था, मेरे मम्मी से लड़ाई वगैरह चलती रहती थी और उन लोग की एक्चुअली पसंद नहीं था कि मैं पढ़ाई करूं। अच्छा। हाँ, तो इसके वजह से उस लड़का को हेल्प कर दिए कि इसका ये घर है, और इसलिए उन लोग नहीं आए मुझे देखने के लिए। मात्र 15 साल की उम्र में आपके ऊपर अटैक हो गया? जी सर। फिर उसी टाइम दूर से आए बहुत लोग, और बहुत लोग नहीं, 2-3 लोग, क्योंकि रात में तो कोई जल्दी उठते नहीं है। मेरा भाई 13 साल के था और उसने दूसरे के दरवाजे, जिसके घर गाड़ी है, उनके बोले कि मेरे बहन के साथ कुछ हो गया है और उसको हॉस्पिटल लेके जाना है। तो उन लोग के भी मन में डर था कि मैं अगर लेके जाऊंगा तो इन लोग मतलब मैं फंस ना जाऊं, ऐसे करके। तो बहुत मुश्किल से मुझे लेकर गए, मतलब 2-3 घंटा मैं ऐसे ही बेड पे पड़ी रही, जितना मुझे चीखना चिल्लाना था जो मैं उतना ही किया। बाकी हॉस्पिटल में गई तो डॉक्टर को ये भी नहीं पता था कि इसको साथ करना क्या है, इसके साथ क्या हुआ है और इसके साथ ऐसा क्या दवाई दूँ इससे थोड़ा सा सही लगे। तो वहाँ से मुझे रेफ़र कर दिए
वहाँ से मैं गया हॉस्पिटल में गई, वो बिहार में पड़ता है। जी। वहाँ मेरे लिए अच्छा सुविधा भी नहीं था, एम्बुलेंस भी उसमें बहुत मतलब कि ना एसी पंखा कुछ नहीं था, उसमें भी मैं बिल्कुल घुट-घुट के जा रही कितना थी। कितना टाइम लगा इन सब चीज़ों में, घर से हॉस्पिटल तक पहुँचने में और फिर दूसरे हॉस्पिटल जाने में? सर ये बिल्कुल 4 से 5 घंटे लग गया था। तब आपको तो बहुत पीड़ा हुई होगी, बहुत हाँ, दर्द हुआ होगा उस समय? वही वही बता रही हूँ कि मैं महसूस कर सकती हूँ, बता नहीं सकती, क्योंकि मैं भी उस टाइम अगर शायद जल्दी मैं चली जाती 1 घंटे में अच्छा हॉस्पिटल में, तो शायद मैं ठीक से देख भी पाती और मेरी उतना बॉडी में लगता भी नहीं, क्योंकि एसिड एक ऐसा चीज़ है जो मुझे पता नहीं था, लेकिन जब बॉडी में पड़ता है ना तो बिल्कुल अंदर-अंदर से बिल्कुल मतलब पूरा अपना जगह ले लेता है। तो मुझे उतना मालूम नहीं था और जितना दूर मेरे एसिड गया बिल्कुल ही ब्लैक और सूज गया था, बिल्कुल डॉक्टर उसे टच भी कर रहे थे तो बिल्कुल पानी निकल रहे थे। अच्छा। हाँ, ऐसा स्थिति हो गया था मेरी। फिर गया मैं 1 दिन रही और वहाँ पे मेरे रिश्तेदारी लोग भी आए। अच्छा। हाँ, तो उन लोग ने जब मुझे देखे ना तो उन लोग इतना मन में था कि काजल मतलब कि कैसे करके मर जाइए। मतलब मुझे उन लोग की ये पसंद नहीं था कि मैं ठीक हो जाऊँ और मैं ज़िंदा रहूँ, क्योंकि उन लोग के मन में ये चल रहा था कि इसको फेस पे गया है और अब ये फ्यूचर क्या होगा, भविष्य क्या होगा? इसका जीने का हाँ। कोई मतलब ही नहीं है अब शायद। तो इसलिए फिर मेरे रिश्तेदारी भी छोड़कर फिर उन लोग चली गई अपने घर पे। बाकी मेरे मम्मी, मेरे भाई, मेरे पापा भी आए थे, लेकिन मेरी हालत देखकर मेरे पापा को प्रॉब्लम होने लगा। उनको बहुत बार बेहोश हो जाना, चक्कर आ जाना, तो उनको घर भेज दिया गया। फिर मेरे भाई उतने छोटा एज में मुझे सँभाला, मेरे मम्मी को भी और मुझे भी। मेरे मम्मी अपना इलाज छोड़कर और मेरे में मतलब आ गई कि अपना बेटी को केयर करूँगा और ऐसे करके। फिर वहाँ से मैं रेफ़र कर दिया, फिर मैं रांची चली गई। रांची पड़ता है झारखंड में और जी, जी। वहाँ पे गई तो 15 दिन रही मैं। फिर बहुत लोग आने लगे मेरे पास, जो जितना झारखंड में थे, बहुत जो लोग बड़े-बड़े लोग होते हैं, वो लोग मुझसे मिलने आए हॉस्पिटल में और मुझे हेल्प भी किए और उन लोग की वजह से शायद मुझे एयरलिफ्ट से लाया भी गया था अच्छा। दिल्ली में। अच्छा। क्योंकि वहाँ पे मैं बचने की वो उम्मीद नहीं था, मतलब बोल रहे थे कि बच नहीं पाएगी। और तो फिर एम्स में हॉस्पिटल में लाया गया, फिर यहाँ पे मेरी इलाज पूरा प्रॉपर चली। कितने दिन चला आपका पूरा इलाज? आपको सही होने में कितना समय लग गया? 7 से 8 महीने 7-8 महीने आपको? मैं हॉस्पिटल में रही लगातार। 7-8 महीने आप हॉस्पिटल में रहीं? एडमिट रहीं? एडमिट रही। आईसीयू में मैं रही थी 3 से 4 महीने, क्योंकि यहाँ भी पूरा बिल्कुल हो गया था। एम्स में डॉक्टर मेरे मम्मी पूछने जाती थी कि मतलब मेरे कब तक ठीक होगी, लेकिन डॉक्टर को भी नहीं पता था कि लड़की को बचा पाऊँगी या नहीं, इसलिए। आप अपनी बात बता रही हैं और मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं सुन के। केवल उस चीज़ को एक आम इंसान महसूस भी नहीं कर सकता है, जो पीड़ा, जो दर्द आपने सहा है। आप बहुत हिम्मती हैं, बहुत हिम्मती हैं और बहुत हिम्मत के साथ आप आगे बढ़ रही हैं। दोस्तों, ये शीरोज़ कैफ़े है, जहाँ पर ऐसे एसिड विक्टिम जो हैं महिलाएं या लड़कियाँ, बच्चियाँ, वो यहाँ पर काम करती हैं और अपना फ्यूचर सिक्योर करती हैं। जब अपने साथ छोड़ देते हैं तब इस तरह से उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं। क्या कुछ सहा होगा, आप अंदाज़ा लगाइए। हम बात कर रहे हैं और मुझे व्यक्तिगत तौर पर मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं इनकी बातें सुनकर कि ये किसी के साथ ना हो। लेकिन आप वाकई आप बहुत हिम्मती हैं। एम्स में जब आप सही हो गई, उसके बाद फिर आपने क्या सोचा, कैसे आगे बढ़ी? क्योंकि जब मैं एम्स में आई तो जब मैं तो बोल नहीं पाती थी, लेकिन जब बोलने के लिए शुरू किया तो मैं डॉक्टर से एक ही रिक्वेस्ट करती थी कि मुझे मतलब मरना है, मुझे मरने वाला दवाई दे दो या तो जो भी है। क्योंकि पता नहीं मेरे अंदर बिल्कुल ही वो मतलब कि वो सहन नहीं कर पाई कि, क्योंकि घर से मेरे जो अंकल थे फ़ोन करते थे कि काजल को वापस लेकर आना नहीं, उसको उधर ही मार देना है। और जो रिश्तेदारी लोग हैं जिस तरह उन लोग मेरे साथ छोड़े थे, तो मुझे नहीं लगा कि शायद मुझे घर पे वापस जाना ठीक है।
क्योंकि मेरे अंदर भी डर था कि मैं कैसे फेस कर पाऊँगी। और शायद मैं उस टाइम सोची थी कि शायद मैं दुनिया में एक मैं ही लड़की हूँ जो ऐसे हूँ, मतलब कि मेरे ऊपर ऐसा हुआ है और मैं आगे किसी के सामने फेस नहीं कर पाऊँगी। तो इसलिए मैं मरना चाहती थी। और मैं डॉक्टर को भी थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि उन लोग ने मुझे हर दिन जब भी मुझे ड्रेसिंग करने जाते थे तो मुझे एक हिम्मत देते थे कि काजल तुम इतने दिन में ठीक हो जाएगी, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। क्योंकि उसकी उम्मीद लेकर मैं जगती थी कि हाँ, डॉक्टर बोले तो मैं ठीक हो जाऊँगी 1 महीने नहीं 2 महीने में। लेकिन जब 1-2 महीने होता था तो उसके हिसाब से मेरे अंदर हिम्मत होती थी कि इतना तो मुझे हिम्मत दे रहे हैं। उसके बाद जब मैं ठीक हो गई तो डॉक्टर ने बोले कि आप काजल यहाँ से जा सकती है, मतलब पूरा ठीक हो गई। हाँ, मैं आपसे बस यही जानना चाह रहा हूँ उसके बाद की जर्नी क्या थी? जब आप ठीक हो गई पूरी तरीके से, आप घर चली गई होंगी, उसके बाद की जर्नी आपकी क्या है? नहीं, मैं घर नहीं गई थी। एक्चुअली छाव फाउंडेशन के बारे में बताए थे मैम ने कि ऐसे अटैक के ऊपर काम होता है, उन लोग लड़के आगे बढ़ाया जाता है। तो इन लोग मुझसे मिलने गए थे, आलोक सर और अंशु दी ऋतु, 2 लड़के गए थे, सर ने गए थे। तो इन लोग के जब 2 लड़के को देखी तो मेरे अंदर एक वो हिम्मत मिला कि शायद मैं भी जी सकती हूँ, मेरे जैसे और लड़कियाँ लोग हैं। फिर इन लोग मुझे बोले कि जो सपना है, जो करना चाहती हो मतलब पूरा हो सकता है और अगर मेरे साथ रहेंगे तो मैं मतलब उसी टाइम सोच लिया था कि मैं साथ में रहूँगी, क्योंकि मुझे घर जाने से कुछ फ़ायदा नहीं है। मैं शायद इन लोग के साथ रहूँगी तो मैं बहुत कुछ सीख सकती हूँ। तो इसी की वजह से फिर काफ़ी कमज़ोर थी तो मैं कुछ दिनों के लिए घर भी चली गई थी। वहाँ पे काफ़ी मुझे फेस करना पड़ा। बहुत लोग आए मुझे देखने के लिए, आने के लिए कोशिश किए। मैं मिलना पसंद नहीं करती थी कि मैं नहीं मिलूँगी, हमेशा गेट लगा के रखती थी, ना बाहर जाना ना और कुछ करना। फिर वहाँ से फिर वापस मैं ज़्यादा परेशान हो गई। कितने बार मैं खुद को मारने की कोशिश किया वहाँ पे। अच्छा। क्योंकि जिस तरह उन लोग कमेंट करते थे भद्दा के तरीके, तो मुझे सुनना अच्छा नहीं लगता था कि मेरे वजह से मेरा पूरा फैमिली को सुनना पड़ रहा है। आपने सुसाइड को करने की कोशिश की? जी सर, लेकिन अब नहीं, मतलब कि पहले बस क्योंकि पहले मैं न्यू थी, मुझे पता नहीं था ये सब के बारे में, उतना मेरे अंदर हिम्मत नहीं था। तो इसलिए मैं वहाँ से फिर सर को मैं फ़ोन किया, फिर टिकट कटाने के लिए बोली। फिर यहाँ पे आ गई नोएडा में, और नोएडा में 2-3 महीने रही मैं। फिर यहाँ से मैं लखनऊ चली गई। लखनऊ में मैं ट्रेनिंग लिया, 6-7 महीने पढ़ाई की और कंप्यूटर क्लास, इंग्लिश क्लास, ये सब। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा और वहाँ पे मैं सब कुछ वहीं पे सीखी यहाँ पे आकर कि कैसे जीना है, कैसे खुद को प्रेजेंट करना है। मैं अभी आप क्या काम करती हैं यहाँ कैफ़े में? अभी तो कल ही मैं आई हूँ यहाँ पे दिल्ली कैफ़े में। नोएडा में रहती थी। अच्छा। वहाँ पे काउंटर संभालती थी और मैं आगे पढ़ाई भी करती थी। बाकी जो अटैक में जो लड़कियां हैं विक्टिम हैं, वो किस तरह का काम करती हैं कैफ़े में, क्या करती हैं? हम सिरोज टीवी भी है। हाँ। वहाँ पॉडकास्ट होती है। हाँ। और अंशु दी जो मौसमी दी है, इन लोग पॉडकास्ट करते हैं। और बहुत लोग जो बाहर के जो आते हैं उन लोग से हम लोग मिलते हैं। और एक पहले होता था कि हम लोग खुद स्टोरी अपना बताते थे, लेकिन अब हम लोग सिरोज टीवी ने मतलब कि खुद उन लोग आते हैं अपना स्टोरी सुनाने। हाँ, सुनाते हैं। तो और हैंडीक्राफ्ट वगैरह भी सिखाते हैं। अच्छा। हाँ। पैसा कमा लेते हैं आप लोग ठीक ठाक? हाँ जी सर। ये जो इस क्लब कैफे के ऑनर है, जी सर, वो सैलरी देते होंगे? जी सर, यहाँ सबको मिलता है और सब कुछ यहीं से होता है, जितना इलाज वगैरह, रहने खाने पीना सब कुछ। एक वो दौर था जब आप 15 साल की थी, मात्र 10th क्लास में थी, आपके ऊपर अटैक हुआ, 8 महीने आप हॉस्पिटल में रही, आपने मरने की सोची, सुसाइड करने की। एक आज का दौर है, कितना फ़र्क देख रही हैं इन दोनों ज़िंदगी में? सर मुझे तो बहुत लगता है और मेरे फैमिली को भी लगता है कि जो वो पहले वाली काजल थी और ये काजल में बहुत अंतर है। पहले एक मैं वो थी कि मैं किसी से मतलब किसी के सामने मैं खड़ी होकर बात भी नहीं कर सकती, और कुछ मुझसे पूछते थे तो मैं अपने नाम भी नहीं बता पाती थी। और आज मैं ये काजल हूँ कि मैं खुद को कहीं भी प्रेजेंट कर लेती हूँ। मुझे कहीं जाने में डर लगता था पहले, अब मैं खुद से कहीं भी चली जाती हूँ, आ जाती हूँ। और मैं बहुत लोग जो आते हैं मिलने, इन लोग से मैं सारा कॉन्फिडेंस आया। हाँ। अभी घर परिवार में मम्मी पापा से सबसे बात होती है आपकी? हाँ। लगातार क्या कहते हैं, वो खुश हैं? हाँ खुश हैं हम लोग। खुश हैं। मैं तो हर दिन बात करती हूँ, मैं एक दिन भी बिना बात किए नहीं रह पाती हूँ। जाना होता है आपका झारखंड में? हाँ मैं जाती हूँ। अब रिश्तेदार क्या कहते हैं?
अब उन लोग क्या कहेंगे, बस मैं जब खुश रहती हूँ तो उन लोग को अच्छा लगता है कि अगर वो खुश है तो फिर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, जिस लड़के ने आपके ऊपर अटैक किया था उसका क्या हुआ? जिस दिन मुझे अटैक किया था उसी दिन वो भाग गया था कहीं डालकर, मतलब जंगल में बिल्कुल छिप गया था। फिर पुलिस लोगों ने उसे पकड़कर उसी सुबह को 7-8 बजे उसको जेल में डाले थे यार। अभी जेल में तक डाल दिया? सजा मिल गई? नहीं, अभी मिली नहीं है, अभी चल रहा है केस चल रहा है? अभी वो जेल में है या बाहर है? नहीं, जेल में है वो। जेल में है। निकला नहीं है कभी। आप संतुष्ट हैं कार्रवाई से कि न्याय मिला है आपको? नहीं सर, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि उसको जेल में डालने से, क्योंकि जो तकलीफ़ मैं सही हूँ, एक ज़्यादा मेरे लिए तकलीफ़ ये था कि मैं हॉस्पिटल में इतना दिन रही, जो चीज़ मेरे अंदर जो झेली हूँ, जितना मुझे दुःख दर्द हुआ है। एक लड़की को हर दिन एक किसी को कुछ खरोच हो जाता है ना, कुछ लग जाता है तो उसको कितना दिक्कत होता है, जलन होता है, जो पूरा जितना मेरा गया है उस पूरा झेलना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। तो मुझे नहीं लगता कि उसको जेल में रखने से उसको सज़ा मिल जाएगा, क्योंकि कितना लोग मुझसे पूछते हैं कि अगर उसको सज़ा देना चाहते हो तो क्या, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती उससे, क्योंकि अगर कानून के हाथ में चले जाते हैं तो मैं भी उससे कुछ नहीं कर सकती। तो अब जैसा भी है, अब जैसा मेरे साथ किया है भगवान तो देख रहे हैं, उसको साथ भी ऐसा ही करेंगे कभी। क्या चाहती हैं आप, क्या होना चाहिए उसके साथ? मैं कुछ करना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि अगर मैं भी उसके, मेरे तो एक मन करता है कि उससे पहले मैं सवाल करूँ कि जो चीज़ मेरे साथ हुआ है अगर यही सेम टू हो जाए तो ये बता दो कि तुम्हारा कैसा फील लगेगा। बस मैं इतना पूछना चाहती हूँ। लेकिन एक तो मन करता है मुझे भी कि मैं भी उसको डाल दूँ, ताकि उसको महसूस हो कि ये दर्द कैसा होता है, लेकिन मैं ऐसा कर नहीं सकती हूँ क्योंकि ये चीज़ मैं भी झेल चुकी हूँ। तो उससे बस सिर्फ पूछना चाहती हूँ इतना मैं। हम समझ सकते हैं आपकी फीलिंग, आपकी भावनाएं हम समझ सकते हैं। क्या झेला है आपने, और इतनी छोटी सी उम्र में बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। बड़ी हिम्मत का काम आप कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। आइए थोड़ा सा, आपने छपाक मूवी देखी? हाँ, कैसी लगी आपको? मुझे अच्छा लगा। चले, दीपिका पादुकोण पसंद है आपको? हाँ, पसंद है। अच्छा, एक और आपकी फीलिंग समझना चाहेंगे हम, आपकी भावनाएं समझना चाहेंगे। कभी होता नहीं है घर गृहस्थी, परिवार, फैमिली, शादी, बच्चे ये होने चाहिए? नहीं सर, मुझे नहीं लगता है, क्यों? क्योंकि पता नहीं, मुझे लगता है कि अभी भी जो लड़कियों को, बहुत लोग में ऐसा भी केस आया है जो शादी हुआ कुछ दिन के बाद पता नहीं बहुत लोग को पति भी डाल देते हैं। हाँ हाँ। तो मुझे इससे डर लगता है, क्योंकि इन लोग के मन में ऐसा क्या आता है कि एक लड़की अपना पूरा फैमिली छोड़कर आते हैं और मेरे घर में इतना सारा काम, मतलब सब कुछ संभालना और फिर उसके ऊपर ये सब कर देना। हाँ। तो मेरे लिए ये सही नहीं लगता है। लेकिन अब दूसरे की मर्ज़ी, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि शादी वगैरह ये सब, क्योंकि मेरे गांव में बहुत लोग के ये सवाल आता है कि काजल को कभी शादी नहीं होगी। और मुझे सच में मुझे पहले से ही नहीं करनी थी। अच्छा। जब मुझे अटैक नहीं हुई थी ना, तो अच्छा। मैं मन में सोची थी कि मैं पढ़कर और मैं एक डॉक्टर बनूं। जब मतलब एक हो जाएगा ना कि मैं खुद के पैर पे खड़ी हो जाऊंगी, जब अपना पूरा फैमिली संभाल लूँगी, उसके बाद मैं सोचूंगी। लेकिन मैं ऐसी एक गांव में बिलोंग करती हूँ कि जहाँ पे 15-16 साल की लड़कियों को शादी कर देते हैं। तो इसलिए उन लोग के, अगर मेरे ऊपर अटैक नहीं होता तो शायद मैं वही दुनिया में चली जाती। एक शादी हो जाता, फिर अपना पूरा फैमिली ये सब हो जाता। तो मैं ये लाइफ खुश हूँ कि हुआ है मेरे साथ, मैं मतलब कि जो भी है मेरे पास, लेकिन वो लाइफ से मैं ये खुश हूँ अभी, क्योंकि इतना कुछ मैं पा रही हूँ अपनी लाइफ में जो मैं सपनों में शायद मैं नहीं सोच सकती कि एक लड़की गांव से शहर में आकर सारा हर जगह घूम लेना अकेले, मुंबई दिल्ली ये सब पूरा टहलना में बहुत मुश्किल है गांव की लड़की को। तो मेरे लिए बहुत ये खूबसूरत चीज़ है। अगर आप कंफर्टेबल हैं तो इस पर जवाब दीजिएगा। महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, मेकअप करती, खूबसूरत बनती हैं। अच्छा, इसके बारे में क्या सोचती हैं? इसके ऊपर मैं यही बोलना चाहती हूँ कि खूबसूरत कोई वो ब्यूटी नहीं होता है, क्योंकि एक समय में तो ब्यूटी चली जाता है। अभी ठीक है, मान लो कि अभी ठीक है, लेकिन बाद में जब एज का हिसाब से तो चली जाता है। तो
मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि दिल से खूबसूरत होना चाहिए, फेस से और चेहरे से मायने नहीं रखता है। क्योंकि इंसान, बहुत लोग खूबसूरत से चेहरा रहता है लेकिन जो उसका मन का जो भावनाएं होता है बहुत बुरी होता है, किसी को कत्ल कर देते हैं खुद को, तो वो तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं रखता है। सही बात है। तो इसलिए खूबसूरत चेहरे से नहीं होता है, मतलब दिल से होना चाहिए। शादी ब्याह में आपको भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है? नहीं, विश्वास नहीं है मुझे। कभी नहीं, कभी फ्यूचर में अगर नहीं, ऐसा नहीं कह सकते कि फ्यूचर में, लेकिन मैं सबकी बात नहीं कह रही हूँ। शादी करना अच्छा चीज़ है, लेकिन ऐसा इंसान होना चाहिए जो उसे समझे, और जो चीज़ अभी जो चल रहा है कि उसे घर में बंद करके रखना, उसको आगे ना बढ़ाना। क्योंकि एक लड़की को सपना भी होता है जैसे लड़का को होता है कि आगे बढ़ूँ, आगे मेरे भी, क्योंकि भगवान तो बनाए लेकिन दोनों के सेम ही बनाए, तो अलग फ़र्क क्यों करते कि बेटी कुछ और लड़का कुछ और। तो इसलिए मैं इतना कहना चाहती हूँ कि शादी ठीक है, लेकिन हर इंसान एक जैसा नहीं होते हैं, सब लोग अलग अलग होते हैं, सबका मन में अलग अलग चलता है। फिर आपने 10th की पढ़ाई जब कर रही थी तभी आपके साथ ये हादसा हुआ, आपके ऊपर अटैक हुआ, उसके बाद आपने पढ़ाई कंटिन्यू की? पढ़ाई? हाँ, मैं पढ़ाई कर रही हूँ। अभी भी कर रही हैं? क्या हाँ। पढ़ाई कर रही हैं आप? अभी तो मुझे ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, मैं 2023 में आई थी। हाँ। तो मुझे खुद को मेरे अंदर लाने में बहुत टाइम लगा, मतलब यहाँ पे कि पढ़ाई करो, फिर यहाँ पे मुझे बहुत लोग समझाएं कि पढ़ाई करो। तो मैं 10th के एग्ज़ाम के लिए मैं एडमिशन कराई, फिर अभी मैं मार्च आने वाली, इसमें फरवरी या मार्च में एग्ज़ाम दूंगी। अच्छा, पढ़ाई नहीं छोड़ी आपने? नहीं। आगे पढ़ाई करेंगी? फ्यूचर जी, प्लानिंग क्या मैं है? तो करूँगी। आगे और पढ़ाई करेंगी? अब आगे पढ़ाई करके आगे क्या बनने का सपना है? पहले तो आपका डॉक्टर बनने का सपना था। सर अभी पता नहीं है, बस इतना पता है कि मुझे इतना पढ़ाई कर लेना है कि मैं कुछ भी कर लूँगी, और मैं अपने लाइफ में बहुत कुछ कर सकती हूँ, इतना भी है मुझे भरोसा खुद में। कहते हैं कि जब भी कोई हादसा होता है किसी के साथ तो उसके सपने में वो चीज़ें आती हैं। हाँ। वो एहसास होता है। कई बार लोग सो रहे हैं तो अचानक से उठ जाते हैं डर की वजह से। आपने भी ऐसी फीलिंग आती है? आप सोचा है कभी ऐसा कुछ हुआ है आपके साथ? नहीं, हुआ है वो कभी-कभी। एहसास जो आपने 15 साल की उम्र में आपके साथ जो हुआ, जब अटैक हुआ आपके ऊपर, वो मंज़र कभी-कभी याद आता है? जी, कभी-कभी आता है, जब मैं ऐसा कुछ बात होता है या तो कभी अचानक से आ जाता है ये सब मेरे मन में, और उस टाइम मैं सोचने लगती हूँ कि ये मैं सोच क्या रही हूँ। कभी-कभी जब मुझे मन करता है कि मेरे साथ कब कोई है नहीं, या मैं अकेले हूँ, या जब मेरे गाँव में अगर मेरे दोस्त वगैरह कभी बात करते हैं या कुछ पहले वाला याद दिलाते हैं, तो मुझे यही सब याद आने लगती है कि काश मैं भी अपने घर पे रहती। और फिर ये सब सोचकर फिर मेरे मन में ये भी चलता है कि अगर घर पे रहती तो मैं भी शायद घर पे नहीं रहती, मैं कहीं और रहती। हाँ। मेरी दुनिया और रहती कहीं। शादी हो जाती है आपकी कम उम्र में, जाना तो पड़ता है। बस खुश हूँ मैं यही सोच कर, दोनों चलता है मेरे मन में। आज की ज़िंदगी से आप खुश हैं? ठीक है। बाकी परिवार से तो आप बता रही हैं कि लगातार बातचीत होती रहती है। जी सर। यहाँ नोएडा दिल्ली जब आई आप एनसीआर, एक छोटे से गांव से, तो यहाँ पर दोस्त यार बने आपके, फ्रेंड बने? हाँ, दोस्त वगैरह हैं। अच्छा, तो उनसे बातचीत होती है, क्या बात करते हैं वो? अब यहाँ भी साथ में इतना सब लोग रहते हैं तो अच्छे हैं, मुझे समझाते हैं, और जो मुझसे अब जो न्यू सर्वाइवर आते हैं उनको जो उनके मन में चलता है, उनको भी चलता है कि शायद मेरे साथ ये ना होता, लेकिन उन लोग को समझाते हैं कि नहीं, ये सब अगर हो गया है तो होने वालों को ला नहीं सकते हैं। एक दूसरे को आप लोग समझाते हाँ, हैं? समझाते हैं, समझते हैं। उनकी स्टोरीज भी होंगी, एक वो भी हाँ। बताती होंगी कि मेरे साथ ऐसा हुआ। जी। अच्छा। बहुत लोग बोल नहीं पाते, अपना स्टोरी बता नहीं पाते, जैसे मैं अपना स्टोरी बता नहीं पाती थी पहले। मैं कहीं भी स्टेज पे जाती थी इवेंट में, तो मैं आधा स्टोरी बताकर जैसे ही अटैक वाला आता था मैं रोने लगती थी। लेकिन अब मुझे वो सब नहीं आता, क्योंकि अब मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। बस इतना पता है कि मेरे लाइफ में इतना कुछ सही हो रहा है, तो फिर वो चीज़ मैं सोचकर क्यों मैं करूँ। आपको एक दिन का डीएम बनाया गया था? जी सर। कहाँ पर? मैं अभी बोली ना कि लखनऊ में ट्रेनिंग के लिए गए थे। हाँ। तो वहाँ पे मैं इवेंट में गई थी, और मऊ डिस्ट्रिक्ट में। अच्छा। तो वहाँ पे
कुछ दिन के बाद इवेंट में जब आ गई तो 2-3 महीने के बाद सर का फ़ोन आया और ऑफिस में कॉल आई तो मैम ने मुझे बोले कि काजल डीएम सर ने फ़ोन किए हैं और तुम्हें उनकी चेयर पे बैठना है 1 दिन के लिए। अच्छा। तो मैं उतना सीरियस नहीं लिया, मुझे लगा कि चेयर पे बैठना है और क्या ही करना है। लेकिन वहाँ पे जाकर बैठी तो मुझे उस टाइम एहसास हुआ कि ये चीज़ होता क्या है। और बहुत लोग मीडिया वाले आए मेरे पास, मुझसे सवाल लेके हैं कि कैसा लग रहा है, आपके घर वाले क्या सोचेंगे और लड़कियों के बारे में क्या बोलना चाहते हैं, मतलब वो सवाल किए हैं। फिर 20 से 25 लोग अपना समस्या भी लेकर आए गांव से और उनकी प्रॉब्लम सुनी और सर ने जिस तरह मुझे बताएं साइन वगैरह करना ये सब मैं किया। फिर मुझे काफ़ी अच्छा लगा। फिर तुरंत ही मेरा वीडियो आ गया था सामने टीवी में, तो सर ने बोले कि काजल आपकी वीडियो आ गया, तो मैं देखने लगी। फिर उस टाइम मैं सर से सवाल भी किया कि सर मैं चाहती हूँ कि मैं सर से बोली कि सर ये वीडियो कहाँ कहाँ जाएगी, तो बोले इंडिया में देखेंगे पूरा जहाँ मन करे। तो बोल रहे, मैं सर से बोली सर मैं चाहती हूँ कि हर जगह वीडियो चली जाए लेकिन मेरा गाँव में ना जाए, मतलब झारखंड में ना। क्यों? क्योंकि वो 2024 में बनी थी अक्टूबर में। हाँ। तो सर ने बोले कि ऐसा क्यों सोच, मतलब सवाल की जैसे आप किए क्यों ऐसा ही। तो मैं सब बोला कि क्योंकि अपने घर पे मैं पहले नहीं जाती थी, ये डीएम के बनने के बाद मैं घर जाने लगी हूँ, क्योंकि वीडियो पूरा सबको देख लिया था। अच्छा। मेरी और इसके वजह से सर ने बोले कि तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम डीएम बनी है और आगे बहुत कुछ कर सकती है, तुम्हारे गांव लोग ने कहेंगे कि काजल इतना कुछ कर रही है। सही बात है। तो उसके लेकर फिर मैं भी खुश हो गई कि वो भी बात सही है। फिर मेरे तुरंत ही मेरे डिस्ट्रिक्ट से जो सर हैं, जो क्या बोलते हैं एसपी सर, डीएसपी सर, ये सब मेरे पास कॉल करने लगे। अच्छा। कांग्रेचुलेसन बोलने के लिए कि बहुत कुछ आगे बढ़ेगी ये वो। तो मुझे खुशी मिला कि मेरी डिस्ट्रिक्ट से फ़ोन आ रहा है और जो लोग, अब मेरे गांव से भी फ़ोन आ रही थी जो लोग मुझे नहीं चाहते थे। लेकिन मेरे मम्मी को बहुत खुशी मिली कि मेरी मम्मी रास्ते में जाते हुए, मतलब बहुत लोग अपना वीडियो देख रहे हैं मेरे फ़ोन में। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा और ज़्यादा मेरे लिए बेहतर ये कि जो मेरी जो ये था ना डीएम वाला जी, ये 12th क्लास में क्वेश्चन भी आया था। अच्छा। कि झारखंड में मतलब जो भी है 2-3 लाइन के बनी थी कि कौन बनी थी, नाम क्या है। तो मेरी गांव का जो लड़का था मेरे भाई से बोल रहा था कि आपकी, मतलब आपकी बहन की आया था, तो मैं वो तो पता ही था, मैं वो लिख दिया। तो मुझे खुशी मिला कि मेरी मतलब कि पेपर में आने लगी, तो बहुत खुशी मिली। और मेरा वीडियो देखे, मेरा खुद का जो गांव में बहुत लोग हैं मेरा स्टेटस लगाए मेरा वीडियो की। अभी और भी जो सर्वाइवर हैं आती हैं, महिलाएं आ रही हैं लगातार, मतलब अभी भी अटैक हो रहे हैं। मुझे लग रहा है कि हर साल में होती है, एक साल में तो 2-3 लोग के मतलब कि अटैक हो जाता है। अच्छा। हाँ, बंद नहीं हो रहा है ये, बंद नहीं हो रहा है। आपके साथ जो महिलाएं हैं और भी औरतें हैं या फिर लड़कियां हैं जिनके ऊपर अटैक हो रहा है, वो क्या सोचती हैं हमारे कानून के बारे में कि और सख्त होना चाहिए? आप क्या सोचती हो? सर मैं चाहती हूँ कि जो अटैक होता है, अगर मुझे कुछ बोला जाए कि अपने लाइफ में क्या करना चाहती हो, तो सबसे पहले अगर मैं कुछ बनूंगी भी ना तो मैं ये हटा दूंगी, क्योंकि ये किसी के मन में कुछ भी चल सकता है, किसी के ऊपर डाल देते हैं। तो अगर ये बंद हो जाता तो शायद इतना जो अटैक हो रहा है नहीं हो पाता। ठीक बात है, ठीक बात है, समझ सकते हैं आपकी फीलिंग। और आप बता रही हैं, ये बड़ा मतलब आश्चर्य की बात है कि आज के दौर में भी हर साल 2 से 3 अटैक हो रहे हैं और वो जो लड़कियां हैं वो आ रही हैं लगातार। ये बहुत बड़ी बात है। आज वैसे तो ऊपर वाला ना करे कि किसी के साथ ऐसी घटना हो, लेकिन बहुत सारी लड़कियां हैं जो हिम्मत हार जाती हैं। मैं वही सोचती हूँ कि अगर जो लड़की को पता नहीं है कि ये सिरोज कैफ़े है, छाव फाउंडेशन है, शायद जो लड़की यहाँ पे आ जाते हैं तो उसके लिए शायद बहुत बेहतर है कि वो खुद को यहाँ पे पहचान पाती हैं और उसके अंदर हिम्मत आती है। जो लड़कियाँ कुछ जैसे दूर दूर लोग को है, तो उन लोग को तो पता नहीं है कि कहाँ जाना है, मेरे लिए कौन हेल्प कर रहा है, तो उन लोग बहुत लोग सुसाइड भी कर लेते हैं। जैसे मैं किया था, क्योंकि मुझे पता था तो भी किया, क्योंकि यहाँ मैं एक एनजीओ के बारे में कुछ पता नहीं था मुझे। जब आई तो यहाँ पे जैसे ही आई मैं फेस कवर जो करती थी मैं करना ही बंद कर दिया उसी दिन से। पहले चेहरा छुपा के चलती थी? मैं बिल्कुल ही कवर करके जाती थी।
नहीं, मैं कहना चाह रहा हूँ कि उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी कि कॉन्फिडेंस कैसे बढ़े उनका अगर ऐसा हो जाता है किसी के साथ, तो वैसे तो ना हो किसी के साथ, लेकिन जैसा कि आप बता रहे बहुत सुसाइड भी कर लेती है, तो उनको क्या कहना चाहेंगी, कोई मैसेज देना चाहेंगी? सर मैं तो बोल दूँगी, लेकिन क्योंकि वो चीज़ मैं महसूस किया हूँ, मुझे भी बहुत मोटिवेशन दिए थे कि आगे बढ़ सकती है ये। लेकिन उन लोग के लिए कहना चाहती हूँ कि सबसे पहले उसका जो फैमिली है ना, उनको बहुत ज़रूरी है कि उसको सपोर्ट करना, उसका रिश्तेदारी को सपोर्ट करना, ताकि वो लड़की को हिम्मत मिले कि मेरे साथ अगर इतना लोग हैं तो फिर मुझे ये सब क्यों सोचना है। हाँ, क्योंकि ज़्यादा लोग इसी की वजह से टूट जाते हैं कि उसका जो रिश्तेदार है, उसका फैमिली जो सपोर्ट नहीं करते, तो लगता है मेरी लाइफ में कोई है ही नहीं अब। मेरी ऐसा होने के बाद शायद इन लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है, तो मुझे ये काम कर लेना चाहिए। तो उसके अंदर खुद ही कॉन्फिडेंस आ जाएगी जब उनकी पूरा फैमिली चाहेंगे तो। और उसके अंदर खुद को भी लाना होगा कि मेरे ऊपर जो हो गया, लेकिन आगे भी मेरी बहुत काफ़ी अभी बची है मेरी लाइफ, वो सही भी बात जी है। सकती हूँ मैं ठीक सही होकर। बात है, सही बात है। तो ये बहुत अच्छा मैसेज दिया आपने और आपको सलाम है, आपकी हिम्मत को सलाम है। थैंक यू सर। हमारी शुभकामनाएँ आपको कि आप भविष्य में और अच्छा करें, अच्छे से पढ़ाई अपनी पूरी करें और आपका जो सपना हो, वो ऊपर वाला पूरा करें। आपको सैल्यूट है। बहुत थैंक यू शुक्रिया हमारे सर। साथ जुड़ने के लिए, बहुत शुक्रिया थैंक यू बातचीत करने सर। के लिए।